सबसे पहले हिंदी के बारे में, हिंदी ही आपको हम बताने वाले हैं। तो हिंदी क्या है? एक भाषा है। इस तरह से अंग्रेजी भाषा होती है, हिंदी भी भाषा है। हिंदी जो हम लिख रहे हैं, जो चिन्ह बना रहे हैं, ये क्या है? ये चिन्ह है। तो हिंदी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम है देवनागरी। देवनागरी। ब्राह्मी लिपि भी होती है। अब परीक्षा में भूल सकते हो आप कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको ये दा शब्द याद रखना है। दा से अपन दा याद रख लेंगे। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जो अपनी हिंदी भाषा है, इसको संविधान में इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। किसका? राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और यह संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसमें एक भाषा अपनी हिंदी भी है। तो 14 सितंबर 1949 को इसको राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ। अब जो आपकी हिंदी भाषा है, इसका हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। जब 14 सितंबर आपकी आती है तो हिंदी दिवस मनाया जाता है और बहुत सारे कवियों के द्वारा कई प्रकार की संगोष्ठियां आयोजित की जाती हैं। अब जो आपकी हिंदी भाषा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो जो व्याकरण होता है, अगर आपको अंग्रेजी का व्याकरण आता है तो आपको अंग्रेजी अच्छी समझ में आएगी। यदि आपको हिंदी का व्याकरण अच्छा सा समझ में आता है तो आपको हिंदी समझ में आ जाएगी। तो व्याकरण का मतलब क्या है? व्याकरण का मतलब है ज्ञान, विश्लेषण। तो देखो वो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि किसी भाषा का विश्लेषण करना जिससे आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। किसी भाषा का सूक्ष्मतम ज्ञान हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम व्याकरण कहते हैं। तो सबका अपना अपना है जो है व्याकरण होता है। अब कोई भी भाषा हो उसको समझने के लिए आपको उसके वर्णों की जानकारी होनी चाहिए कि उसमें वर्ण कितने हैं। वर्ण माने कहें हम अक्षर। वर्ण माने कहें हम अक्षर। तो अपने हिंदी में वर्ण जो हैं स्वर में और व्यंजन में बांटे गए हैं। स्वरों की संख्या 11 रखी गई है और व्यंजनों की संख्या 33 रखी गई है। स्वर में जो हमेशा पूछे जाते हैं कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुस्वार कभी कभी पूछ लेते हैं। अनुस्वार, तो अनुस्वार 2 अक्षर हैं आपके, एक है आपका अंग और एक है आहा। तो यही डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि अनुस्वारों की संख्या होती है कितनी? 2। उनके नाम बता दो। अंग और आहा, ये आपके क्या होते हैं? अनुस्वार होते हैं। इसके अलावा यह भी पूछ लेते हैं कि ऋ क्या है। ऋ क्या है मेरे बच्चों? ऋ एक स्वर है। ऋ क्या है? एक स्वर है। इसी प्रकार व्यंजन होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। तो ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अब इसके बाद आपको जो वर्ण हैं, स्वर हैं 11 और 33, इनको जोड़ना आना चाहिए, इनको हटाना आना चाहिए। उसके लिए आपको बच्चों संधि का पता होना चाहिए कि संधि क्या होती है। संधि क्या होती है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और वर्ण जब मिलते हैं, वर्ण वर्ण से मिलते हैं तो यहाँ कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न होता है। जैसे छोटा आ है और छोटा आ है, यह दोनों मिलकर के बड़ा आ बनाते हैं। छोटी ई है, छोटी ई है, तो मिलकर के बड़ी ई बनाते हैं। तो संधि होती है मुख्यतः मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? 3 प्रकार की। एक आपकी स्वर संधि है, दूसरी आपकी व्यंजन है, तीसरी आपकी विसर्ग है। ठीक है, स्वर है, व्यंजन, विसर्ग। तो वो डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। स्वर के मेरे बच्चों 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। इनसे परीक्षा में प्रश्न आता है।
जो इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हमको समझा रहे हैं। गुण संधि, क्या? गुण संधि। गुण संधि, फिर दूसरी है आपकी अयादी संधि, तीसरी है यण संधि, और चौथी है दीर्घ संधि, और पांचवी है आपकी वृद्धि संधि। पांचवी है आपकी वृद्धि संधि। तो ये 5 देखिए आपको स्वर संधि के भेद याद करने हैं, और इनसे जो प्रश्न आता है वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर व्यंजन संधि की कर लेते हैं, फिर बाकी बाद इनके हम उदाहरण भी आपको बताएंगे। व्यंजन संधि पर अभी तक 1-2 ही प्रश्न आए हैं। जब कभी आपको प्लस के पहले कोई ऐसा अक्षर मिले जिसमें हलंत हो, वह व्यंजन संधि होती है। जैसे हमने कहा जगत धन नाथ, तो इसका क्या बनता है? जगन्नाथ। तो यहां पर कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। विसर्ग संधि का पता आप लगाएंगे जब आपको इस तरीके से विसर्ग मिले। जैसे हमने कहा निहिधन पाप, ये हो जाएगा आपका निष्पाप। हमने कहा निहिधन मल, ये हो जाएगा आपका निर्मल। क्या? निर्मल। यहां पर आपको ध्यान रखना है, थोड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है कि यहां यदि आपको इस तरीके का रा दिखाई देवे, इस तरीके का आपको यहां पर रा दिखाई देवे, तो क्या करना आपको? इसको विसर्ग बना देना है, तो हो जाएगा आपका निहिधन मल, निर्मल। इसको हम साफ करके अब आपको बताते हैं इन संधियों के उदाहरण जो आज तक पूछे गए हैं और फिर भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब देखिए यहां पर सबसे पहली संधि कोई भी ले सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। यहां हम लेते हैं यण संधि। यण संधि का पता कैसे लगाओगे कि इस शब्द में यण संधि है? जैसे कि पेपर में आ गया इत्यादि, इत्यादि आ गया, कैसे पता लगाओगे? हमने कहा या, वा और रा और ला, आपको यही ध्यान रखना, नहीं तो बता नहीं पाओगे आंसर। यदि या, वा, रा और ला के पहले कोई भी आधा अक्षर आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, वहां अपन को यण संधि वाला आंसर सही करना है। जैसे कि यहाँ देखिए इत्यादि में या के पहले आधा वर्ण क्या आया? टा आया। हमने बोला कि या, वा, रा, ला के पहले कोई आधा वर्ण मिल जाए तो वहां अपन को यण संधि सही करना है, इसे इत्यादि है। हो गया अपना यहाँ पर काम खत्म, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अयादी संधि के बारे में। कहते हैं अयादी संधि के बारे में। देखो हम आपको ट्रिक्स से बताते हैं, तो आप वीडियो लाइक जरूर करें। कैसे पता लगाओगे? ऐसे कि उदाहरण में आ गया नायक, ठीक है, कौन संधि है? तो देखो यहाँ लिखा अयादी, यहाँ आय छपा हुआ है, आय। आय को हम आय भी बोलो, या अब, या आओ। देखो जब शब्द में आपको ध्यान से बोलो, सोच के बोलो, नायक, इसमें देखो आय है, आय है। इसी प्रकार यदि हम पावन में संधि देखते हैं, अपन बोलते हैं ना पावन पर्व, बोलते हैं पावन पर्व, पावन तो आओ आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर आओ लिखा हुआ है, तो अपन को अयादी संधि सही करना है। क्या इसकी वो ट्रिक्स है? आय, आय, आओ, आओ दिख जाए शब्द में तो अयादी संधि वाला अपन आंसर सही कर देंगे। वो हमारी सीट मिलेगी आपको, गोला भरना है उसमें, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगली संधि के बारे में, जो कि है आपकी गुण संधि। देखिए अब इसमें हजारों आपको उदाहरण मिलेंगे। राजेश है, महेश है, ब्रजेश है, कुछ भी हो सकता है, टेंशन नहीं लेना।
यदि आपको शब्द में दो मात्रा मिले, एक तो आपको एक ही मात्रा मिले और एक आपको ओ की मात्रा मिले, तो वहाँ गुण संधि अपन को सही करनी है और गुण संधि ही आंसर आपका सही निकलेगा 100%। ऐसे राजेश है, राजेश में एक ही मात्रा दिख रही है, देखो तो आपकी गुण संधि है। राजेश, अभी हमने आपको सभी उदाहरण बता दिए, तो यही पहचान है, बस एक ही और ओ की मात्रा अपन को देखनी है। जैसे कि अब ओ की मात्रा को सर इसको कैसे पता लगाएंगे? अब परीक्षा में प्रश्न आ गया कि परोपकार में कौन संधि है, तो यहाँ देखिए यहाँ ओ की मात्रा है और हमने बोला कि ओ की मात्रा दिख जाए आपको तो गुण संधि वाला आंसर अपन को सही करना है। तो परोपकार में अपन को कौन सा उत्तर सही करना है? गुण संधि वाला। अब इनके उदाहरण लिखो तो एक दिन लग जाएगा एक संधि सही कर। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धि संधि के बारे में कि वृद्धि संधि क्या है। वृद्धि संधि, ठीक है, तो देखो इसको पहचानने की क्या ट्रिक्स है? नहीं, हजारों लाखों उदाहरण है। तो वृद्धि संधि पहचानने की ट्रिक है, यदि आपको इस तरीके की मात्रा मिले आई की और अव की मात्रा मिले, अव की मात्रा इस तरीके से होती है ऐसी, तो वही पहचान है बस। नहीं तो हजारों लाखों उदाहरण है, नहीं कर पाओगे सही, गलत हो जाएगी। जैसे कि अब पेपर में आ गया कि हमने आपसे पूछा कि बताओ मतैक में कौन संधि है, हमने पूछा कि सदैव में कौन संधि है, तो आपको ध्यान आएगा कि सर ने कहा था यदि आई की मात्रा मिल जाए और अव की मात्रा मिल जाए तो वृद्धि संधि वाला उत्तर सही कर दियो। तो मतैक सदैव संधि वृद्धि। अब अव की मात्रा सर आपने नहीं बताई, हमने कहा कि महु, महु सधि, तो महु सधि में संधि है, अव की मात्रा आ रही है वृद्धि संधि है, तो आपको मात्रा देखनी है आई की और अव की बस। अब देख लेते हैं लास्ट की संधि है दीर्घ, और दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने क्या होता है? बड़ा, तो दीर्घ संधि। जब छोटा छोटा मिल जाए तो बड़ा बन जाए, छोटी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा मिल जाए तो बड़ी ई की मात्रा मिल जाए, तो इस तरीके से आपको आंसर सही करना है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ऐसे हम लिखते हैं युवा वस्था, युवा, यहाँ देखो बड़ा आ रहा है और यहाँ छोटा आ रहा है, लेकिन जब ये बड़ा बन रहा है युवा, इसको अपन ऐसे लिखेंगे युवावस्था, ठीक, युवावस्था। अब इसको कैसे समझोगे? पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कवि प्लस इंद्र में कौन संधि है, तो हमने क्या कहा? छोटी और छोटी मिल रही है तो बड़ी ही बनेगी, तो हम कबींद्र को सही रूप में इस प्रकार लिखते हैं, कबींद्र, कबींद्र। इसी प्रकार रवि धनेन्द्र रविंद्र, कवि धनेन्द्र कबींद्र, विद्याधनालय विद्यालय। तो देखिए आपकी संधियां हो चुकी हैं कंप्लीट। अब संधियां समझने के बाद आपको सही से चीजें लिखनी आनी चाहिए। आपको देखो शुद्ध वर्तनी लिखना आना चाहिए। जैसे कि हमने आपसे कहा कि लिखो आशीर्वाद, आशीर्वाद, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। हमने कहा उज्ज्वल लिखो, तो उ आधा जा इस तरीके से उज्ज्वल लिखा जाता है। हमने कहा परीक्षा लिखो, तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। हमने कहा पुष्प लिखो, तो पुष्प ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो आशीर्वाद, उज्ज्वल, परीक्षा, ये जो हैं आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं, और भी पूछे जाते हैं, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आशीर्वाद, उज्ज्वल, परीक्षा, एक है आपका प्रस्ताव। तो इनको लिख करके देख लो, नहीं तो आपसे गलती हो जाती है, ठीक है। इनको देख लो, नहीं तो आपसे गलती हो जाती है। और देख रहे हैं एक आध और इम्पोर्टेंट हो तो और बता देते हैं।
एक और है, देखिए कवयित्री। जो महिला कवि होती हैं उनको हम कवयित्री पुकारते हैं, तो कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट थे, ये परीक्षा में आपके कई बार आप पूछे गए हैं। इनको समझ लेने के बाद अब अपन आगे चलते हैं समास की ओर। समास, समास क्या होते हैं? माने पास पास, जब दो शब्द पास पास आ जाएं, जब दो शब्द पास पास आ जाएं, माने शब्दों का जोड़ कहलाता है समास, जबकि वर्णों का जोड़ कहलाता है संधि। तो समास जो है आपके 6 प्रकार के होते हैं, जिनसे परीक्षा में प्रश्न आता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से समास बनता है, उस समास को हम बोलते हैं संक्षेप। ये भी परीक्षा में पूछते हैं कि संक्षेप क्या कहलाता है, संक्षेप होना समास कहलाता है। तो यहाँ देखो, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है अव्ययी भाव समास से, अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास से जो उदाहरण पूछे जाते हैं उनको पहचानने की ट्रिक्स क्या है? शब्द में आपको यथा मिलेगा और प्रति मिलेगा, या फिर आपको बे मिल सकता है, या आपको दिनों मिल सकता है। ठीक, ये आपको देखने को मिलेगा। ऐसे हमने लिख दिया यहाँ यथाशक्ति। क्या लिख दिया हमने? यहाँ हमने लिख दिया प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रति मिल गया अव्ययी भाव समास। अब हमने लिख दिया यथाशक्ति। यथाशक्ति में कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। हमने कहा दिनों दिन, अव्ययी भाव समास है। बेबस, अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास की यही पहचान है, नहीं तो आपसे गलतियां हुई, तो ट्रिक्स आपको जरूर से ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। अब देखो द्वंद्व समास की क्या पहचान है। जैसे हमने कहा माता पिता, भाई बहन, भाई बहन, चाचा चाची। तो द्वंद्व माने दोनों पद प्रधान हो। आपके लिए माता भी उतनी ही जरूरी है, उतने ही इंपॉर्टेंट है, उतने ही महत्व के जितने आपके पिता। भाई बहन, कोई तीसरा भाई बहन है, उनसे पूछो आप इन्हें ज़्यादा चाहते हैं, इन्हें ज़्यादा चाहते हैं, आपके लिए दोनों बराबर हैं। माने जब दोनों बराबर हों, दोनों पद प्रधान हों, तो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि हमने कहा पाप पुण्य, पाप पुण्य, ये भी क्या है? आपका द्वंद्व समास है। तो पेपर में कभी भी कोई भी उदाहरण आ सकता है, आपको बस सोचना है कि ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। जैसे लाभ हानि, दोनों जैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, मतलब दोनों पद प्रधान है, दोनों ही अपनी अपनी जगह बराबर हों, वहाँ द्वंद्व समास होता है। अब हम बात कर लेते हैं इससे आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? जब शब्द के विग्रह से, जब शब्द के विग्रह से आपको दिखाई देवे ने, को, से और दिखाई देवे मैं, पर, तो वहां आप उनको तत्पुरुष समास सही करना है। जैसे हमने कहा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास हो माने खुद पर विश्वास हो, तो यहां देखिए पर आ गया आत्मविश्वास। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से आ गया तत्पुरुष समास है। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ देखिए का आ गया है राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो यहाँ क्या है? तत्पुरुष समास है। जब इसमें विभक्ति चिन्ह देखने को मिले, याद कर लो, विभक्ति चिन्ह देखने को मिले, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। तो एक सिंपल सी देखो एक ट्रिक्स थी। अब है आपका कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
तो कर्मधारय समास में क्या होता है, एक पद विशेषण होता है, एक पद जो है विशेषण होता है, एक पद होता है विशेष। जैसे हमने कहा सुंदर ताजमहल, ताजमहल ताजमहल है, उसकी विशेषता बताई सुंदर ने। हमने कहा दोस्त, अब दोस्त दो प्रकार के हो सकते हैं, खराब वाले दोस्त हो सकते हैं, विश्वासघाती। हमने कहा अच्छा, ठीक है, तो ये अच्छा क्या है, विशेषण है। अब कमल है, कमल है कैसा है, किसी भी कलर का हो सकता है। हमने कहा नीला है तो नील कमल, तो नीला सब कमल की विशेषता कैसा है, नीला है। नीला फूल, तो नीला उसकी विशेषता बता रहा है। लाल फूल, लाल क्या है, विशेषण है। माने विशेष माने किसी शब्द की कोई शब्द विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं, वहां कर्मधारय समास होता है। अब हम करते हैं बात बहुव्रीहि समास की। बहुव्रीहि समास, इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है, जैसे दशानन अर्थात रावण, और लास्ट है आपका द्विगु समास। अब देखिए इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। संस्कृत के शब्द होते हैं प्रथमः, द्वि, त्रि। द्वि ये संख्यावाचक शब्द है। जब कभी आपको किसी शब्द में संख्या दिखाई देवे, जैसे हमने कहा दोपहर, दो आ गया, द्विगु समास है। चौराहा, चौराहा चार आ गया, माना चार रास्तों का समूह। पचपेड़ा, पांच पेड़ों का समूह। तिराहा, तीन रास्तों का समूह। जब कभी आपको बच्चों संख्या दिखाई देवे किसी शब्द में, वहां आपको द्विगु समास वाला उत्तर आपको सही करना है। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आई हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।